एक हथियार है रादर उसके पास, हम लोग मानते हैं, वो है केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसकी कहानी सुनिएगा तो आप लोग को भी आश्चर्य होगा कि ये स्कीम जहाँ भी नाम सुनिएगा कि ये स्कीम बनाती केंद्र सरकार है, इसका नामाकरण केंद्र सरकार करती है, इसका फॉर्मेटिंग केंद्र सरकार करती है, इसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर तय केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसके फंडिंग पैटर्न में वहीं से फिक्स कर देंगे कि इसमें हम इतना ही पैसा देंगे, शेष पैसा आप अपना दीजिएगा तभी इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ सो सोचिए कि ये इनडायरेक्ट वे में राज्य को वित्तीय दबाव में डालने की स्थिति है। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस डाल रहे हैं, आपको जितने ही मदद करनी है सीधा कीजिए। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि 3 तरह की जो योजनाएं होती हैं, स्टेट सेंट्रल स्कीम्स होते हैं, स्टेट स्कीम्स होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। सेंट्रल स्कीम्स होती हैं जो केंद्र सरकार चलाती है, पैसे देती है, राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है। राज्य की अपनी योजनाएं होती हैं जो स्टेट स्कीम्स होता है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जिसमें दोनों का हिस्सा लगता है, लेकिन स्कीम बनाने से लेके उसके इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर से लेके किसी चीज़ के बारे में किसी राज्य से कोई सलाह नहीं की जाती है। केवल वो फिक्स कर देंगे कि ये स्कीम हुआ, इसमें 50 रुपया हम देंगे, 50 आप भी लगाइए तभी वो 50 भी मिल सकता है। अब होता क्या है बिहार जैसे गरीब राज्य को कि इसको जो अपने हिस्से का जो संसाधन होता है, हम अपने सोर्सेज से जो जनरेट करते हैं, जो हमने आपको बताया कि चाहे टैक्स रेवेन्यू हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, उसके माध्यम से जो हम सरकार अर्जित करती है, उस पैसे को भी आप केंद्र सरकार के फॉर्मेट में डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए, और वो स्कीम उस पैसे से लागू होगा तो केंद्र सरकार वाहवाही लेगी जो भाई ये हमारा स्कीम है, हम राज्यों को मदद कर सकते हैं। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि इसी में वो 1 लाख करोड़ की बात किए थे, जो मुझे तो उस दिन भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार बिहार सरकार को देगा, मदद करेगा। वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए था, और उसमें उतना पैसा राज्य सरकार को भी लगाना है। उनको देना है तो सेंट्रल स्कीम दें, कम से कम राज्य के जो अपने संसाधन से उपार्जित राशि है उसको तो अपनी प्राथमिकता से खर्च करने दें। तो वो इस तरीके से बंधन बनाते हैं, घेरते हैं। और उसमें भी आप जान लीजिए कि शुरू से जब कभी भी इसकी समीक्षा हुई है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, पहले तो हुई ही थी, अभी की केंद्र सरकार बनी है, जब से नीति आयोग बना है तब से भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की समीक्षा की गई है। नीति आयोग ने ही एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स बनाया था, और बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर इसके कन्वीनर भी थे, और उसने नीति आयोग को रिपोर्ट दी है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की संख्या मिनिमम होनी चाहिए, और एक मोटे तौर पर माना जाता है कि उन्होंने मैंने इसको 2-3 दर्जन से ज़्यादा स्कीम होने की बात नहीं अनुशंसा की। और ताज्जुब की बात है कि नीति आयोग ने इस अनुशंसा को मान भी लिया है, और भारत सरकार ने भी मान लिया है, और तब आज की तिथि में कम से कम 100 से ऊपर हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये समझ लीजिए क्या है, ये अपना स्कीम चला के राज्यों का पैसा भी अपने स्कीम में डलवा के, अपने फॉर्मेट में डलवा के राज्यों को वित्तीय दबाव में रखने की स्थिति पैदा की जाती है।
तो इसलिए हम लोगों ने तो अभी जो बजट पूर्व, ये जो 23-24 के बजट पूर्व जो वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बैठक बुलाई थी, हमने उसमें भी कहा था कि भाई आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्यों चलाते हैं, आप सेंट्रल स्कीम चलाइए, सीधे मदद करिएगा राज्यों की मदद करना चाहते हैं। और अगर नहीं मदद करते हैं तो इस तरीके से राज्यों को अपने इस फाइनेंशियल ट्रैप में डाल के, ये तो मैंने फाइनेंशियल एक तरह से ये कनंड्रम बनाया जाता है। तो ये स्थिति नहीं आवे, ये हमने अनुरोध किया था।